अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर और आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनामाइड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सल्फोनामाइड्स का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन और क्लिनिकल यूजेस को डिस्कस करेंगे। जो लास्ट पार्ट हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उस पर हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म्स पे एम्फेसाइज किया था। दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग सल्फोनामाइड्स। यहां आप देख सकते हैं कि सल्फोनामाइड्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है: शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। सल्फेसोक्साजोल इज शॉर्ट एक्टिंग, सल्फामेथोक्साजोल इज इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड सल्फाडॉक्सिन इज लॉन्ग एक्टिंग। यहां पेरिमिडीन्स भी दिए हुए हैं, जिसमें ट्राइमेथोप्रेम इंटरमीडिएट एक्टिंग है एंड पायरिमेथामीन लॉन्ग एक्टिंग है। ये क्लासिफिकेशन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और तर्ज पे भी सल्फोनामाइड्स को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले ओरल एब्जॉर्बेबल एजेंट्स, ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल एजेंट्स और टॉपिकल एजेंट्स 3 शामिल हैं। ओरल एब्जॉर्बेबल एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जिनको अगर हम ओरली एडमिनिस्टर करें तो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल यूज है सल्फोनामाइड्स का वो है यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए सल्फेसोक्साजोल और सल्फामेथोक्साजोल जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। दूसरे नंबर पे अक्यूट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस का जो कॉजेटिव फैक्टर है वो एक पैरासाइट है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। यहां आप देख सकते हैं ये स्टेन्ड पिक्स हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए सल्फाडायाजीन और पायरिमेथामीन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। लेकिन कुछ कॉशंस के साथ। वो कॉशंस क्या हैं? वो कॉशंस ये हैं कि सल्फाडायाजीन, पायरिमेथामीन, मेथोट्रेक्सेट, ये चंद ड्रग्स हैं, ये सारी की सारी फोलिक एसिड सिंथेसिस को किसी ना किसी तरह से इनहिबिट करती हैं। खासतौर पर मेथोट्रेक्सेट और पायरिमेथामीन जो है ये दोनों डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर हैं। मेथोट्रेक्सेट जो है ये इसको हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग भी कहते हैं, DMARD, DMARD। ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस में यूज की जाती है। इसका बड़ा कॉमन बोन मैरो सप्रेशन का एडवर्स इफेक्ट है। तो मेथोट्रेक्सेट और पायरिमेथामीन को जब भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, खासतौर पर इन कॉम्बिनेशन में, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि फोलिनिक एसिड जो है, जिसका दूसरा नाम 5-फॉर्माइल THF यानी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड भी है, इसको साथ प्रिस्क्राइब किया जाए। तो 10 मिलीग्राम ओरली ईच डे जो है इसकी रिकमेंडेड डोज है। ये डोज जो है वो चेंज भी की जा सकती है सिवियरिटी ऑफ टॉक्सिसिटी और ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू मिनिमाइज बोन मैरो सप्रेशन, एंटीडोट टू मेथोट्रेक्सेट एंड पायरिमेथामीन। थर्ड नंबर पे जो इसका क्लिनिकल यूज है वो है मलेरिया। फेंसिडार बहुत मशहूर ट्रेड नेम है सल्फाडॉक्सिन विद पैरामीथामीन का। लेकिन इसके यूज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताता चलूं कि फेंसिडार को मलेरिया प्रिवेंशन के लिए एक वक्त में खासा यूज किया गया है, लेकिन अब ये रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह फेंसिडार के साथ पेश आने वाले, रिपोर्ट होने वाले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। खासतौर पर स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम जैसे सीवियर रिएक्शंस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस वजह से अब फेंसिडार को रिकमेंड नहीं किया जाता। अलबत्ता कुछ केसेस में कॉशंस के साथ फेंसिडार रिकमेंड की जा सकती है। वो क्या है कॉशंस? नंबर 1 कि ट्रैवलर जो है वो अगर ऐसे एरिया में जा रहा है जहां मलेरिया जो है वो एंडेमिक हो चुका है और वो मलेरिया का जो कॉजेटिव प्लाज्मोडियम है वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, तो इस केस में ये नंबर 1 कंडीशन है फेंसिडार को रिकमेंड करने की। लेकिन ये अकेली कंडीशन नहीं है। दूसरा कि फेंसिडार से प्लाज्मोडियम को जो पॉजिटिव फैक्टर है वो सेंसिटिव भी होना चाहिए, अदरवाइज तो फायदा कोई नहीं होगा। तीसरी क्वेश्चन ये है कि कोई और अल्टरनेटिव ड्रग अवेलेबल ना हो। अगर कोई और अल्टरनेटिव ड्रग अवेलेबल है जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम मलेरिया के अल्टरनेट के तौर पर यूज की जा सकती है, तो फिर फेंसिडार की जगह उसको प्रेफर किया जाएगा। या तो वो अवेलेबल ना हो अल्टरनेटिव ड्रग, या वो अगर अवेलेबल तो है लेकिन किसी वजह से कंट्राइंडिकेटेड है, तो फिर इस सूरत हाल में फेंसिडार जो है
वो रिकमेंड की जाती है, although फेंसिडाल इज नॉट रूटीनली रिकमेंडेड फॉर द मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस। देन नोकार्डियोसिस, जो कि नोकार्डिया स्पीशीज की वजह से काज होता है। ये पल्मोनरी नोकार्डियोसिस भी होता है, क्यूटेनियस नोकार्डियोसिस भी होता है, लेकिन पल्मोनरी नोकार्डियोसिस जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोकार्डियोसिस है। इसके सिम्टम्स निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस लाइक हैं। इसमें सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन इसके साथ अब रेजिस्टेंस का ट्रेंड बहुत इंक्रीज कर रहा है। ये बैक्ट्रीम और सेप्ट्रान के नाम से खासे मशहूर ब्रांड्स जो हैं इसके अवेलेबल मार्केट में। लेकिन जो एडवांस केसेस होंगे नोकार्डियोसिस के, उनमें अदर क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स विद सल्फोनामाइड जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिनमें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स दोनों शामिल हैं। अब बारी आती है ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल एजेंट्स की। ये वो एजेंट्स हैं जिनका जब ओरली इनटेक किया जाए तो ये जीआईटी ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब नहीं होते। तो ये जीआईटी ट्रैक्ट की जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एंट्राइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है, उसके लिए रिकमेंड को किया जाता है। सल्फासेलाजिन इसकी प्राइम एग्जांपल है। और थर्ड वन पे बारी आती है टॉपिकल एजेंट्स की। टॉपिकल एजेंट्स सबसे पहले बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए। ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की आप जो है वो पिक जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आई जो है वो पिंक कलर की जो है वो आपको नजर आ रही है। सोडियम सल्फासीटामाइड जो है वो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में भी अवेलेबल है, ऑइंटमेंट में भी अवेलेबल है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए। ये उसकी एक एग्जांपल है। एक नोट मैंने आपके लिए यहां एक छोड़ा है। आजकल हमारे मुल्क में बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए अमोक्सिफ्लोक्सासिन और फ्लोरामेथोलोन को ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है दीस डेज एज कंपेयर टू सोडियम सल्फासीटामाइड। डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ ये दोनों ड्रग्स अवेलेबल हैं। मोक्सीफ्लोक्सासिन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक है, और फ्लोरामेथोलोन जो है ये स्टीरॉइड है। सो नेक्स्ट है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज वन ऑफ द मेजर काज ऑफ आई ब्लाइंडनेस। इसका कॉजिटिंग फैक्टर जो है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, जो कि एक बैक्टीरिया है। इसमें अगर आप ये पिक्चर में देख सकें तो ये इनर साइड ऑफ द अपर आईलिड है, जिसमें ये जो व्हाइट और येलो लाइंस हैं ये एक्चुअली फिब्रस स्कार्स को शो कर रही हैं, और इसमें जो है ये स्केरिंग हो जाती है और थिकनेस हो जाती है, और अल्टीमेटली ये ब्लाइंडनेस की तरफ जो है वो केस चला जाता है। सो ट्रैकोमा को ट्रीट करने के लिए सोडियम सल्फासीटामाइड जो है एडजंक्ट थेरेपी के तौर पर यूज होती है। इसको ऐड किया जाता है किनके साथ, एजिथ्रोमाइसिन के साथ या टेट्रासाइक्लिन के साथ। ये दोनों प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। सो एडिशनल सिस्टेमिक एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन थेरेपी इज रिक्वायर्ड फॉर इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज। इस केस में टॉपिकल एजेंट जो है वो एडजंक्ट थेरेपी है। सिस्टेमिक आपको एडिशनल एंटीबायोटिक्स जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी प्रेस्क्रिप्शन। देन टॉपिकल एजेंट्स यूज होते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन ऑफ बर्न वुंड्स के लिए, जैसे कि मेफिनाइड एसीटेट है। लेकिन मेफिनाइड एसीटेट के साथ कुछ कॉशंस हैं। मेफिनाइड एसीटेट एक्चुअली बर्न साइट्स की टेंडेंसी है कि सिस्टेमिकली अब्सॉर्ब हो जाता है, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जिसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एडवर्स इफेक्ट्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। और इस प्रॉब्लम की वजह से या इस फैक्टर की वजह से इसकी यूजफुलनेस जो है वो कम हो गई है। तो इससे बेहतर टॉपिकल एजेंट जो है वो अवेलेबल है, विच इज सिल्वर सल्फर डायाजीन। ये आप देखें, ये बड़ा मशहूर ब्रांड है, क्रंच के नाम से अवेलेबल है, क्रीम्स है। It is much less toxic topical sulfonamide and it is preferred over mefenide acetate। तो वुंड बर्न्स पे क्रीम जो है वो अप्लाई की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, जिसमें हमने क्लिनिकल यूजेस जो है वो डिस्कस किए, साथ हमने